हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया चीज करने वाले हैं हम। हमारा एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा है जिसकी अभी तक 2 क्लासेस हमने करी हैं शायद, है ना। तो उन 2 क्लासेस में हमने ये बताया है कि सीक्वेंस सीरीज हमारे टॉपिक का नाम है। पहले मैं बता देता हूँ, उन 2 क्लासेस में हमने ये बताया कि सीक्वेंस क्या होता है ना। और प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके सम के फॉर्मूले क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करे है ना। आज बच्चे हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपको बड़ा मजा दिला देंगे। मजा इसलिए दिलाएंगे क्योंकि आज जो क्वेश्चन होंगे ना, आप करना सीखेंगे कि एपी में कितने अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं, है ना। बहुत अलग अलग तरह के केसेस बनते हैं और बहुत अलग अलग इसमें इसमें जो है प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज होंगी। इस ये पहले 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, उनको डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आज का करने वाले हैं। समझ में आ रही है? तो चलिए हम पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बोला था कि अगर 3 नंबर्स हैं तुम्हारे पास में, सपोज करो ए बी सी, वो एपी में है, तो ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि जो बी यानी बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको फर्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करवा लिए, सारी चीजें हो चुकी हैं। आज जो है वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, ठीक है, एंड आपको वो टर्म्स निकालनी हो, सो अज्यूम देम एज ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, वेयर द कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको मान लेते 3 consecutive टर्म्स हैं किसी एपी की। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली टर्म। जैसे सपोज करो पहली टर्म दे रखी है, फिर दूसरी टर्म दे रखी है, फिर तीसरी टर्म दे रखी है, या पांचवी टर्म दे रखी है, छठी टर्म दे रखी है, सातवीं टर्म दे रखी है। तो पांचवी के बाद में छठी आती है, छठी के बाद में सातवीं आती है। इनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म। ठीक है, जैसे 5 के बाद में कौन सी टर्म आएगी, छठी टर्म आएगी, सिक्स टर्म आएगी, सिक्स के बाद में कौन सी आएगी, सेवंथ आएगी। तो अगर किसी एपी की आपको 3 consecutive टर्म्स दे रखी है और आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि उसको ऐड करके कुछ आ जाता है, उसका सम दे रखा है, ठीक है, तो आपको उस केस में ना कभी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बड़ा आसान तरीका होता है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a माइनस डी कंसिडर करना, सेकेंड टर्म जो होगी उसको a कंसिडर करना, और थर्ड वाली टर्म को a प्लस डी कंसिडर करना, जहां पे d कॉमन डिफरेंस है बच्चे। जैसे आप इसको कंसिडर करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का आंसर झटक से निकल के आ जाएगा, फटक से आंसर आ जाएगा, झटक से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते 3 की जगह पे 4 टर्म्स हुई सपोज करो, तो ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, इफ द सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन। अगर 3 की जगह पे 4 टर्म्स है, जैसे a1, a2, a3 और a4, तो आपको पहले वाली टर्म को जो है a1 को आपको कंसिडर करना है a माइनस डी। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? a माइनस डी कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद में a माइनस थ्री डी कंसिडर करना चाहिए वैसे आपको ना, a माइनस थ्री डी फर्स्ट वाले को कंसिडर करना है, सेकंड वाले को a माइनस डी कंसिडर करना है, थर्ड वाली को a प्लस डी कंसिडर करना है, और फोर्थ वाली को a प्लस थ्री डी कंसिडर करना है। ठीक है, ऐसे आपको कंसिडर करना है। उसके बाद में अगर सपोज करो 5 टर्म्स दे रखी है 4 की जगह पे, तो 5 में क्या करोगे, देखो आप इसमें ना फॉर्मूला देखना, इसमें इवन नंबर का गैप ले रहे हैं हम, 3, फिर 3 में से 2 गया 1, है ना, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 2 का गैप ले रहे हैं, इसमें 1 1 का गैप ले रहे हैं, देखो 1 1 का गैप है। तो अगर मान लेते हैं a1, a2, a3, a4, a5 इस तरीके से दे रखा है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है और a5 है, आपको इनको कंसीडर करना है। तो a1 आप जो कंसीडर करोगे तो एक एक के गैप में ऐसे कंसीडर करना, a माइनस टू डी, a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी बचे, और a प्लस टू डी। तो आप जैसे भी कंसीडर करोगे बच्चे, क्योंकि ये टर्म्स एपी में है, जो आपने कंसीडर करा है वो एपी में है, तो आपका आंसर कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर निकल के खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 टर्म्स दे रखी है तो ऐसे कंसीडर करो, 4 दे रखी है तो ऐसे कंसीडर करो, 5 टर्म दे रखी है तो ऐसे कंसीडर करो। गैप गैप याद रखना, 2 का, 1 का, 2 का, 1 का। ठीक है, इवन नंबर में मतलब 4 है, जैसे 6 है, तो 2 का गैप, ऑड नंबर में 1 1 का गैप रख लो आप। ठीक है ना, तो जैसे आप इसको करेंगे आपका आंसर खुद ही सॉल्व होकर एक नया आंसर बन के आ जाएगा। बात सिंपल है बिल्कुल, समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना।
अच्छा, अगर आप मान लेते करना भूल जाते हैं तो क्या हम नॉर्मल A1 A2 A3 से कर नहीं पाएंगे क्या? जैसे हमने नॉर्मल, सर आपने ऐसे पढ़ाया था, A प्लस डी पढ़ाया था, A3 आपने पढ़ाया था कि इसको A प्लस 2D लिखते हैं। हो जाएगा बच्चे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे सॉल्व नहीं होगा। लेंदी और कम लेंदी की बात है, मतलब कम लेंदी मतलब कम टाइम किस में लग रहा है, ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं, याद रखिएगा तीन टर्म्स दे रखी होगी तो A माइनस डी, ए और A प्लस डी, A1 A2 और A3 को कंसिडर करना है। 3 और 4 टर्म के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 4 टर्म्स दे रखी होगी तो A माइनस डी, A माइनस 3D, A प्लस डी, A प्लस 3D आपको चारों को कंसिडर करना है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं, चलो इसके ऊपर पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे नीचे वाले पे बाद में आते हैं, ठीक है। पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एलटी से। एलटी से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एलटी 2018 से। और हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स in arithmetic progression is 51, the product of first and third number is 273, find the common difference, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 6 होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये वीडियो किस तरीके से चलने वाली है। आप इसको अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैम या सर आप जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करिएगा। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड तक का टाइम ले सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन होगा तो 70 to 80 सेकंड आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप अपना टाइम लीजिए, टाइम लेकर आप इसके अंदर एक आंसर निकाल के बताइए, मैं इसको पूरा समझा के फिर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है किसी एपी की, A1 A2 A3 कंसिडर कर लो, उनको जोड़ के 51 आता है ना। 51 आता है। तो सपोज कर लो A1 जो है वो A माइनस डी है, A2 जो है वो A है, A3 जो है वो A प्लस डी है, इनको जोड़ के 51 आता है। अभी उसके बाद ही में बोल रखा है कि भाई पहली टर्म जो होगी, पहली टर्म और तीसरी टर्म, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 273 आता है। तो बताओ कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू क्या है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू क्या है ये बताओ, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, देखो डी निकालने के लिए क्या करना होता है। डी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता। डी निकालने के लिए आपको अगर मान लेते हैं A1 A2 पता है तो A2 माइनस A1 करना होता है, नहीं भी पता तो डायरेक्ट इक्वेशन से भी निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 A2 और A3 की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे डाल देंगे। तो A माइनस डी हमने कंसीडर करी है, जो अभी पीछे थ्योरम बताई ना, या पीछे जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे, ठीक है। इसको A लिखेंगे, इसको A प्लस डी लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना बचे 51। अब ये तीनों का ऐड कर दो, देखो A ऐड होके हो रहे हैं 3A, माइनस डी प्लस डी कट हो रहा है ना, तो इज इक्वल टू 51 आ रहा है, तो 3 से ये भी कट हो रहा है। देखो 17 3 51 होते हैं, तो A की वैल्यू 17 आ गई। A की वैल्यू 17 आ गई। अब सेकंड कंडीशन आपको ये दे रखी है कि A1 और A3 को मल्टीप्लाई करते हैं 273 आता है। तो A1 होता है A माइनस डी, A3 होता है बच्चे A प्लस डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 273 आता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चे, एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कहीं पे भी दिखे ऐसा कुछ A माइनस डी, A प्लस डी या A प्लस बी A माइनस बी, ऐसा कुछ भी दिखे तो इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का। चलो A का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे D का स्क्वायर माइनस में और इज इक्वल टू 273। 17 का स्क्वायर होता है बच्चे 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। इसको उठा के इधर पहुंचा दो, तो 289 माइनस 273 और डी स्क्वायर को उठा के इधर पहुंचा दो इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो बच्चे ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 1, 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ऑप्शन में 4, B4 बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप, जो कि आपको भी रहना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, पक्का, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका भी यही निकला है तो बहुत अच्छी बात है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना बच्चे। अच्छा चलो अब एक और देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोल रखा है 3 नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 13, प्रोडक्ट इज 910। तो बताओ इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ग्रेटेस्ट नंबर होना डिपेंड करता है बच्चे डी पर, है ना। डिफरेंस मतलब कोई एपी है, सपोज करो उसकी 3 टर्म्स आपको दे रखी है A1 A2 A3। अगर डी जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये एपी इंक्रीजिंग एपी होगी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब ये है कि अगर पहली टर्म 2 है तो दूसरी टर्म 2 से ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा है ना। तीसरी टर्म इससे थोड़ी सी और ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा है। तो इसकी जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो थर्ड वाली होगी। यानी कहने का मतलब यह है अगर डी पॉजिटिव है तो जो थर्ड टर्म दिख रही है, लास्ट टर्म दिख रही है, वो होती है ग्रेटेस्ट। ये क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है, और ये होती है लीस्ट, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट मतलब A3 बोल के खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता।
कि आपने A3 बोल दिया वो ग्रेटेस्ट होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर D जो है वो नेगेटिव है तो क्या होगा, तो ये एक डिक्रीजिंग एपी होगी। डिक्रीजिंग एपी का मतलब ये है कि डी इसमें मतलब कोई भी नंबर है वो माइनस हो रहा है, बार बार माइनस हो रहा है, तो ये कम होती जा रही है ना, छोटी होती जा रही है। सपोज करो ये 4 है, 4 में से 1 माइनस करा, 3 में से 1 माइनस करा, 2 आ गया है ना, तो मतलब ये छोटी 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 होती जा रही है। तो अब ये ग्रेटेस्ट टर्म थोड़ी ना है, अब तो ये ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब ये डी नेगेटिव है तो ये ग्रेटेस्ट होती है ना। और ये क्या होती है बच्चे, ये लीस्ट होती है। ये क्या होती है, लीस्ट होती है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा नंबर नहीं दे रखा है ना, कि जिससे आपको डी का अंदाजा हो, तो आप डी को जनरली पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं डी के बेसिस पे कुछ कंडीशन दे रखी है तो डी नेगेटिव भी हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब आपको देखो याद रखना है, जैसे हमारे को मान लेते हैं ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी, तो पहली टर्म क्या होती है, a1 होती है, a माइनस डी, आपको ये कंसीडर करना है। दूसरी टर्म को आपको क्या कंसीडर करना है, a कंसीडर करना है। तीसरी टर्म को क्या कंसीडर करना है, a प्लस डी कंसीडर करना है। अब तीनों का सम दे रखा होगा क्वेश्चन में ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना है, बस वो उठा के यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 30 दे रखा है, 30 तो 30 लिख देना है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 30। डी से डी देखो ऑलवेज कट हो रहा है, मैं नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन करूंगा उसमें लिखूंगा ही नहीं इसको फिर। तो 3a इज इक्वल टू, हर बार 3a आता है, 3a इज इक्वल टू 30 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 आ गई। आप अपने अनुसार जो है स्टेप्स कम कर सकते हो। आपको ये पता है कि हर बार ये कंसीडर करते हैं, तो हर बार 3a इज इक्वल टू ये आता है, तो सीधा सीधा a की वैल्यू निकल जाती है। तो हम ये समझेंगे कि इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है, a आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आपको बेसिक आता है, आप शॉर्ट ट्रिक तो खुद ही बना सकते हो, या शॉर्टकट तो खुद ही ले सकते हो, है ना। अब आपसे बोल रखा है कि जो प्रोडक्ट है तीनों का, यानी a1 इंटू a2 इंटू a3, यह है 910। 910 तो a1 होता है a माइनस डी, a2 होता है बच्चे a, और a3 होता है बच्चे a प्लस डी, ठीक है। इसकी वैल्यू है 910। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले a माइनस डी और a प्लस डी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। इनटू में a है इज इक्वल टू है 910, वैल्यू डालता हूं मैं, देखो a की वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। फिर 10 इज इक्वल टू 910, 10 से ये कट हुआ 91 आ गया बच्चे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 91। इसको इधर शिफ्ट करो तो 100 माइनस 91 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3 हो गई। बस डी की वैल्यू जैसी 3 आई तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी, ग्रेटेस्ट होगी सबसे बड़ी वाली, है ना। ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी दिख रही है आपको, तो वो हो गई a3। a3 कितना है बच्चे, a प्लस डी, यानी 10 प्लस 3, 10 और 3 कितने होते हैं बच्चे, 13। आप अगर मान लेते हैं माइनस का 3 भी ले लेते हो तो 7 आता है उस हिसाब से आंसर, है ना। 7 तो है ही नहीं ऑप्शन में, है क्या, नहीं है। तो हमारा ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सही है, अगर आपका भी ऑप्शन नंबर 3 बना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट आंसर है। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए जरा, इसको करके आपको एक आंसर देना, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर देने वाले को मेरी तरफ से मिलेगी एक शाबाशी, गुड गुड बोलूंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है शाबाशी मिलेगी मेरी तरफ से। चलो स्टार्ट करो आप इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है एक एपी है, उसके 3 टर्म से तीनों का सम कितना है, 27 है। मुझे पता है ऐसा कभी भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है भाई साहब, 27। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। तो 3a इज इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 9 हो गई। आगे बात समझ में, तीनों का सम और प्रोडक्ट जो है तीनों का a1 इंटू a2 इंटू a3, वो कितना है भाई साहब, 648। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस डी लिखेंगे बच्चे, है ना, इंटू a लिखेंगे, इंटू a प्लस डी लिखेंगे। कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 648, है ना। अब सॉल्व कर लो, बस खत्म हो गया, है ना। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 648। 9 यहाँ पे रख दो, 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे कर दो, माइनस डी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू 648। तो 9 से कट कर लो, 9 7 63 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 72 आ रहा है, 72 81 माइनस डी स्क्वायर। तो बच्चे 81 में से 72 माइनस करेंगे, ये डी स्क्वायर की वैल्यू है। देखो 11 में से 2 घटा दो, 9 2 11 होते हैं क्या, 9 आ रहा है ना। तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। क्या पूछा है, नंबर बताओ। नंबर बताओ तो इसका मतलब पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो पहला नंबर सिंगल नंबर बताओ क्या होगा बच्चे,
है ना। a माइनस डी यानी 9 - 3 क्या होता है 6, 6 सर। ठीक है, दूसरा नंबर बताओ। दूसरा नंबर होगा बच्चे 9, है ना। तीसरा नंबर क्या होगा a प्लस डी यानी 9 + 3 बच्चे कितना हो गया 12। ठीक है, तो 6, 9 और 12 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका ये निकला तो मजे आ गए, है ना, मजे कर दिए भाई साहब आपने। नहीं निकला तो देखो यार मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए था, है ना। क्लियर? नहीं निकला तो भाई साहब दोबारा से रिवाइज जो है ना, पीछे जाके वीडियो को दोबारा से देखो क्या बता रहे हैं हम। अब देखो हमने इस पे करवा दिया, आपको ये समझ में आया कि हम किस तरीके से अज्यूम करते हैं, किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। इसके ऊपर और वैल्यूज अज्यूम करके आप और क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी में भी है ये एक ऐसा बेसिक टॉपिक है a माइनस डी a प्लस डी वाला, कि इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। RS अग्रवाल में भी मिल जाते हैं, तो आप उसमें से भी देख सकते हो, इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब मैं फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। पहले फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है भाई साहब, बताता हूँ इसको। ऐसे बोल रखा है इसमें, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, तो अगर आपको p प्लस qth टर्म निकालनी होगी तो वो ऑलवेज जीरो होती है, और मान लेते हैं कोई और टर्म निकालनी होगी nth, तो उसका फॉर्मूला होता है p प्लस q माइनस n। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है फोर्थ प्रॉपर्टी का, अगर मान लेते किसी एपी में pth टर्म q दे रखी है और qth टर्म q मतलब aq इज इक्वल टू p दे रखी है, तो अगर आपको a p प्लस q कभी पूछा जाएगा तो जीरो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर कि सर आपने तो पूरी की पूरी डेफिनेशन ही उतार दी उसी को रिपीट करके बोल दिया। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज करिए आप किसी एपी की 5वीं टर्म जो है वो 8 है और 8वीं टर्म जो है वो 5 है। आपसे पूछ लिया जाता है उस एपी की 13वीं टर्म कितनी होगी। ठीक है, कौन सी टर्म? 13th टर्म कितनी होगी आपसे पूछ लिया गया। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि जो 13 है जो आपसे पूछा गया है, क्या वो 8 और 5 को जोड़कर ही आता है क्या? मतलब ये जो 13 है A13, क्या ये 8 + 5 होता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर होता तो है। तो अगर इसको ध्यान से इससे कंपेयर करो, AP इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, AQ इज इक्वल टू P दे रखा है, तो AP प्लस Q पूछा गया है आपसे 8 + 5, तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करते हैं? वैसे ही करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के। a + 4d की वैल्यू 8 है, इसका मतलब है a + 7d की वैल्यू जो है बच्चे वो 5 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड से a और d निकलेगा। a और d निकाल के A13 आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, हमारे को अगर प्रॉपर्टी पता है तो जल्दी हो जाएगा। और सपोज करो अगर मान लेते हैं, है ना, कुछ और पूछ लिया गया 13 की जगह पे, मतलब ऐसा कुछ जो इन दोनों को जोड़ के नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं A10 पूछ लिया आपसे, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, p प्लस क्यू यानी 8 + 5 करना है और माइनस जो पूछा गया है वो कर दो। तो कितना हो गया, 13 में से 10 माइनस करो, कितना हो जाता है बच्चे? 3 हो जाता है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा गया कि 10वीं टर्म क्या है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के 10 माइनस कर दो। 12वीं टर्म क्या है, तो दोनों को जोड़ के 12 माइनस कर दो। 50वीं टर्म क्या है, तो दोनों को जोड़ के 50 माइनस कर दो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही आप करोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लेते किसी एपी में SP इज इक्वल टू SQ है, यानी सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स है, तो अगर कभी आपसे SP + Q पूछ लिया जाए तो उसका वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, क्या मतलब? अगर मान लेते हैं ऐसे बोल रखा है 10 टर्म्स का सम किसी एपी की 7 टर्म के इक्वल है, तो 17 टर्म्स का सम कितना होगा? तो याद रखिएगा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? 10 और 7 17, इन दोनों को जोड़ के कभी भी आएगा तो आंसर कितना होगा? जीरो। कंफ्यूजन मत करना, SP और SP यहाँ पे सम की बात हो रही है, SP और SQ की, नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं हो रही है, टर्म्स की बात नहीं हो रही है। हम AP और AQ नहीं बोल रहे हैं, ना ना ना, ये नहीं बोल रहे हैं हम SP और SQ बोल रहे हैं। SP का मतलब होता है सम की बात हो रही है, सम ऑफ P टर्म्स सम ऑफ Q टर्म्स के इक्वल होना चाहिए, तब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हारे को, है ना। क्वेश्चन देखो जरा, एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन में बोल रखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 4th टर्म इज 17, बताओ 21st टर्म क्या होगी? हलो आ क्वेश्चन, ठीक है। 21, 0, 14, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ इसको कैसे करोगे आप। इसको 4 ऑप्शन आपके पास में है, सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, A17 इज इक्वल टू 4 दे रखा है और A4 इज इक्वल टू 17 दे रखा है। आपसे पूछा है A21 बता दो, तो क्या बच्चे 21 जो होता है 17 और 4 को ऐड करके आता है, तो आप बोलेंगे यस सर आता है। तो ये उसी के जैसा लग रहा है, AP इज इक्वल टू क्यू, AQ इज इक्वल टू कितना बच्चे P, तो AP प्लस Q कितना होता था? जल्दी से बताओ कितना होता था। बहुत बढ़िया, तो ये रहा इसका आंसर, बस खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ऐसा कुछ दिखे अगर आपको, तो आप सोचिए आपके ना आपको बोनस मिल चुका है उस समय, है ना, आपके मजे आ चुके हैं उस समय, तो ये बड़ा काम की चीज है उस समय। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि द 59th टर्म ऑफ एन एपी इज
449 एंड 449th टर्म इज 59, तो विच टर्म इज जीरो? कौन सी टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, ट्राई करिए, एक आंसर बताइए कि कौन सी टर्म जीरो होगी। ठीक है, अपना दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा ना, सही दिमाग लगा लोगे तो भाई साहब बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। ऑप्शन नंबर ए है 501, ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब 502, ऑप्शन नंबर सी है 508, ऑप्शन नंबर डी है 509, है ना, 4 ऑप्शन ये है। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा तो देखो बच्चे, जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हमको पता है कि कौन सी टर्म जीरो होती है? अगर ए पी इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, ए क्यू इज इक्वल टू पी दे रखा है, तो कौन सी टर्म जीरो होती है? पी प्लस क्यू टर्म ही तो जीरो होती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है कि किसी एपी की 59th टर्म जो है वो 449 है एंड 449th टर्म जो है वो 59 है, पूछा गया कि कौन सी टर्म जीरो होगी, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, यही तो जीरो होगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, यही तो होगा ना। तो भाई साहब 9 9 18, ये आ गया भाई साहब 508, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चिल करो, है ना? समझ में आया? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है अच्छा, क्या हमारे पास में और कुछ भी पूछा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ और पूछ लिया जाए? तो यू डोंट नीड टू ड्वेल ऑन द फॉर्मूला। ठीक है, आपको फॉर्मूला पे जो है वो बिल्कुल बने रहने की जरूरत नहीं है कि यही फॉर्मूला है, यही करना है। ठीक है, कई बार चीजें होती हैं कुछ और भी पूछ ली जाती हैं, जैसे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ और पूछ लिया जाता है, मेरे को इसका पता है कि आंसर क्या होगा क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, लेकिन आप करके बताइएगा। आपको बोल रखा है किसी एपी की पीएथ टर्म जो है वो क्यू है एंड क्यूएथ टर्म जो है पी है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आप इसमें अगर मान लेते हैं इसमें पीएथ क्यूएथ कंसीडर करके करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप एक काम करिए, आप किसी एपी की पांचवी टर्म 3 ले लीजिए और तीसरी टर्म 5 ले लीजिए, और आप ये चेक करिए कि फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा पांचवी टर्म को क्या लिखते हैं? ए प्लस 4डी। तीसरी टर्म को क्या लिखते हैं? ए प्लस 3डी, ए प्लस 2डी, सॉरी 2डी। ये 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है क्योंकि ये हमने इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए एक एपी बनाई है ना? तो जितना कॉमन डिफरेंस इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। कभी भी किसी एपी की पीएथ टर्म अगर क्यू दे रखी है, क्यूएथ टर्म अगर पी दे रखी है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कॉमन डिफरेंस डी पूछेगा तो वो -1 होता है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज -1 होता है। आप इसको सॉल्व करके ही देख सकते हैं, जैसे इसको कट करा 4d माइनस 2d 4d माइनस 2d जो होता है वो 2d होता है, 3 में से 5 गया तो ये होता है बच्चे -2, तो d की वैल्यू आ गई -2/2 -1। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक बिल्कुल बोले हुए तरीके से ही करें, आप अपने तरीके से भी करिए, अपना दिमाग लगाइए कि कैसे उसको करना है। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई खुद भी करिएगा और देखिएगा आपका आंसर मेरे जैसा निकलता है या नहीं निकलता। क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 39 एंड 39 जो टर्म है वो 19 है, तो 53rd टर्म क्या होगी इसकी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 5, 58, 39 और 19। आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? 30 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा लगेगा नहीं, 30 सेकंड में जैसे भी आप निकाल रहे हो, चाहे उसको बेसिक से निकाल रहे हो चाहे उसको फॉर्मूले से निकाल रहे हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, आप इसका एक आंसर बनाइए, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो बढ़िया। ठीक है, मैच करना चाहिए बस मेरे वाले से। क्वेश्चन में गिवन है A19 39 है और A39 जो है वो 19 है। किसी एपी की 19 टर्म 39, 39th टर्म 19 है। आपसे पूछा गया है 53rd टर्म बता दो। अब एक चीज ये देखनी है, 19 और 39 को ऐड करके 53 आता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं आता, 58 आता है। तो आपसे ए पी प्लस क्यू तो नहीं पूछ रहे, ये है ना, ये तो नहीं पूछ रहे, वरना आंसर 0 हो जाता। ए पी प्लस क्यू नहीं पूछ रहे, तो कभी भी अगर आपसे ए एन पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल। एन क्या होता है? एन होता है ये 53। ठीक है, जो मतलब एक्स्ट्रा पूछा गया आपसे। तो p प्लस क्यू मतलब 39 और 19 को ऐड करो, माइनस एन कर दो, 53 कर दो, 58 कर दो, सॉरी 53rd टर्म पूछी ना, 53rd 53 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 58 माइनस 53, है ना? तो कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इतना इजी होता है करना, आसान है ना? तो आई होप आप चीजें समझ रहे हो अच्छे से, है ना? चीजें समझना जरूरी है, देखो क्लास में क्वेश्चन करने से ज्यादा चीजें समझना जरूरी है। अच्छा है,
क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, आप कोई भी बुक उठा लोगे, यूथ कंपटीशन उठा लोगे, घटना चक्र उठा लोगे, एमएससी एंट्रेंस की उठा लोगे, बीएससी की कोई बुक उठा लोगे, बट आपको चीजें समझ में कितनी आती हैं उस पे ही आपका डिपेंड करता है कि आप नए क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। जैसे लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था जिसकी आंसर की हमने बनाई थी, है ना, चैनल पे भी डाल रखी है, उसमें मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाओ और आप सिर्फ मतलब उसको रट मार के चले जाओ कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा और आप कर लोगे। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा आप चीजें नहीं कर पाएंगे। आपको चीजें समझ में आनी जरूरी है कि हम चीजें कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए, बेसिक और शॉर्ट ट्रिक, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका एग्जाम निकालता है स्पीड के साथ में, ठीक है ना। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि इफ पीएथ टर्म, क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक थ्योरम देखते हैं या फॉर्मूला देखते हैं। अगर किसी एपी में पीएथ टर्म दे रखी है 1/q, अभी तक तो ऐसा था ना पीएथ टर्म q दे रखी थी, अब q नहीं दे रखी है, 1/q दे रखी है, और qth टर्म जो है बच्चे 1/p दे रखी हो, तो अगर आपको उस समय पहली टर्म यानी a निकालना होगा तो याद रखिएगा 1/pq होता है इसका आंसर, और यही d भी होता है। तो d और a कितना होता है, 1/pq होता है। ये पहली चीज है। दूसरा ये है, अगर आपको कोई भी बीच में से कोई भी टर्म निकालनी है, ए एम या ए nth टर्म या mth टर्म निकालनी, तो m अपॉन पी क्यू इसका आंसर होता है। सम निकालना है अगर आपको, सम ऑफ m टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे m प्लस 1 अपॉन में 2pq होता है। ठीक है, बगल में हमने नोट करके भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। ये होता है कि अगर मान लेते हैं mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो a mn जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, और एस एम एन की वैल्यू जो होती है वो 1 प्लस एम एन अपॉन 2 होती है। आपको ये याद करना है कर लो, नहीं करना तो बस ये 1 2 3 जो चीजें लिखी है ना मैंने, मतलब ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये तीन याद कर लेना काफी है। चौथे वाले को नोट वगैरह को लर्न करने की जरूरत नहीं, इन्हीं तीनों से सब कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है। अब सर ये कैसे होता है, थोड़ा समझाओ सर, है ना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा समझाइए कि ये कैसे होता है। तो देखो ऐसे समझिए इसको कि अगर मान लेते मैंने आपसे बोला कोई एपी है, उसकी पांचवी टर्म जो है वो मान लेते हैं कुछ भी एक नंबर 7 है, 1/7, और सातवीं टर्म जो है 1/5 है। आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि ए क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया 15वीं टर्म क्या होगी, ठीक है, 15वीं नहीं यार, कुछ और बोलता हूँ, हाँ चलो 15वीं टर्म क्या होगी, कोई क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा जो है वो हम ले लेते हैं कुछ भी एक नंबर, जैसे 20 टर्म्स का सम कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पूछ लिया, ठीक है। चौथा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा हम ले लेते हैं 35वीं टर्म क्या होगी, 35, A35 क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं S35 क्या होगा, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मूले पे आधारित हैं, ये पांच के पांच आपको जो है ये समझा देंगे कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर जैसे सपोज करो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ए निकालना है, तो आपको क्या करना है, बस ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे पी क्या है और क्यू क्या है। ये पी होता है, ये क्यू होता है। 5 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ए और डी दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। यही ए होगा यही डी होगा, तो 5 और 7, 7 पंजे 35, 1/35, ए और डी की वैल्यू सेम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि 15वीं टर्म निकाल दो, तो आपको बस ये जो 15 है ना इसको m कंसिडर करना है। तो ए 15 जो होगा बच्चे वो होगा m यानी 15/pq यानी 35। डिवाइड होता तो कर लो, नहीं होता तो छोड़ दो, जैसे 5 × 15, 5 × 35, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन जैसे है आपका, थर्ड वाले में पूछा गया S20 निकाल दो, तो ये इस समय ये जो 20 दिख रहा है इसको थोड़ी देर के लिए m कंसिडर करो, और ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको m प्लस 1/2pq, इसको लगाओ। तो m मतलब 20, m प्लस 1 यानी 21 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखो 5 दूनी 10 होते हैं, 10 से 20 कटेगा दो बारी में, ठीक है। और 21 दूनी एक, इसको भी कट कर सकते हैं हम 3 बार, 3 दूनी कितना होता है बच्चे 6 होता है, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है A35 अगर आपसे पूछा है, A35 अगर आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, 35 ऊपर लिखना है, अपॉन में P इंटू क्यू यानी 5 इंटू 7 करना है, तो ये 35/35 1 आता है। तो इसमें ये जो ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है ना आपको AMN, वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं AP इज इक्वल टू 1/q दे रखा है और AQ इज इक्वल टू 1/p दे रखा है, तो इन दोनों का जब भी मल्टीपल पूछा जाता है 7 पंजे 35, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है बच्चे।
इन दोनों का मल्टीपल का आंसर ऑलवेज क्या आता है बच्चे, 1 आता है। ये कहने का मतलब है कि मतलब अगर मान लेते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछा गया है, जैसे A3 इज इक्वल टू मान लेते हैं 1/5 है और A5 इज इक्वल टू मान लेते हैं 1/3 है, तो इन दोनों का 1/3 है, तो इन दोनों का मल्टीपल कभी भी पूछा जाएगा A15, तो आंसर 1 है उसका, ठीक है ना, ये मतलब है उसका। क्लियर। अब आपसे मान लेते हैं S35 पूछा जाता है, तो S35 देखो कितने छोटे क्वेश्चन है, मैं एक एक लाइन में कर दे रहा हूँ इसको, है ना। S35 पूछा जाएगा तो 1 + mn/2, तो 1 + 35 1 + 35 अपॉन में 2 करोगे तो 36/2 बनेगा, 18 होते हैं, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन कर दिए, कोई बड़ा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा हमारे से, है ना। तो क्लैरिटी आनी चाहिए चीजों में, हो जाएगा ऐसा कुछ। तो अब इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं हम, इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर किसी एपी में, इन एन एपी the fifth term is 1/9 and the ninth term is 1/5, then what is the 45th term of this AP? तो आपको ये देखना है कि गिवन क्या है, A5 इज इक्वल टू 1/9 है और A9 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 1/5 है। आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे, 9/5, 45, 5/9, 1। ठीक है, मुझे ये पता है, मुझसे पूछा गया है A45, और A45 को हम 5 × 9 लिख सकते हैं। मुझे ये पता है कि अगर मेरे को AM इज इक्वल टू 1/n दे रखा है, AN इज इक्वल टू 1/m दे रखा है, तो कभी भी AMN पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी था ना, हाँ बहुत ही ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, अगर किसी एपी की 10वीं टर्म, किसी एपी की 10वीं टर्म जो है 1/20 है, एंड 20th टर्म यानी A20 जो है वो 1/10 है, तो बताओ इसकी 200 टर्म्स का सम क्या होगा। S200 आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, AM इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 1/n दे रखा है और AN इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/m दे रखा है, तो SMN अगर हमारे को कभी भी निकालना तो 1 + mn/2 होता है। आपको एक तीसरा वाला फॉर्मूला आता है तो इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला फॉर्मूला आना चाहिए, इससे भी निकल जाएगा, तो किसी से भी निकालो आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 + mn/2, तो आपको बच्चे ये देखना है कि m × n आ कितना रहा है। अगर मैं m को कंसिडर करूं 10 और n को कंसिडर करूं 20, तो क्या ये 200 होता है, क्या ये वही पूछ रहा है क्या आपसे, देखना जरा, mn ही तो पूछ रहा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + mn/2, तो 201 बनेगा भाई साहब, अपॉन में 2 से डिवाइड करो इसको, 100 बारी में कट होगा, 100.5 यानी 101/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर है। जेई मेंस लिखा हुआ है इस पे 2020, क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम टीचर हो भाई साहब, तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है जेई मेंस से, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पे, क्लैरिटी आ रही है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, तो यही मजे आपको दिलवाने हैं मेरे को, बस ठीक है। तो आज देखो हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज हमने इतना कर दिया, पहले इसको अच्छे से करो, फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम और करेंगे, कल हम ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे, ये जो दिख रही है ना आपको लिखी हुई, ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे, ये कुछ चीजें सीखेंगे, तो अलग अलग चीजें सीखेंगे कल हम, ठीक है। आज का हम इतना कर लेते हैं, ये पॉलीगन वॉलीगन भी सब कुछ हम करेंगे। एपी हम कल खत्म कर देंगे, एपी के बाद में एपी की कुछ प्रॉपर्टीज मतलब जो बची हैं वो भी कल खत्म कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जीपी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीपी खत्म करके एचपी स्टार्ट करेंगे, एचपी खत्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो समझ में आ रहा है आपको हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, और सब में जो रिलेशन होगा, रिलेशन भी उसका, जब ये एपी जीपी एचपी खत्म हो जाएगा, इन तीनों में फिर रिलेशन भी करवाएंगे इसको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, है ना, कोई डाउट ना हो। डाउट रहना गलत होता है, हमारी क्लास में तो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, सब कुछ ठीक लगा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।